हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमें पता है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब चार्ज किसी कंडक्टर फॉर एग्जांपल कोई मेटेलिक वायर से फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर या फिर उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है और एक एम्पेयर हमारा 1 कूलम पर सेकंड होता है। वहीं चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है। 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है जो कि है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसी से करंट का एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि है I इज इक्वल टू Q/T, जहाँ I इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है और T यानी कि टाइम सेकंड में है। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको करंट की स्मॉलर क्वांटिटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर को आप एम्पेयर में चेंज कर लीजिएगा। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट को मेज़र करते हैं वह है एमीटर, और इसको हम हमेशा सीरीज सर्किट में कनेक्ट करेंगे ताकि हम इसका करंट मेज़र कर सकें। वैसे मैं ये सीरीज सर्किट वाले टॉपिक को आगे वीडियो में कवर करूँगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, यानी कि हमें करंट निकालना है। तो हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T। I यानी कि करंट हमें दिया है 0.5 एम्पेयर, Q यानी कि चार्ज हमें निकालना है और टाइम हमें दिया है 10 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि हम टाइम को सेकंड में बदलेंगे, तो 10 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो ये होगा 600 सेकंड्स। सिंपली हम इसको फॉर्मूले में लिख देंगे तो हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा 300 कूलम्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इमेजिन कीजिए आपके पास दो बीकर हैं जिनमें एक बराबर पानी भरा हुआ है और वह दोनों एक पाइप की सहायता से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में बढ़ेगा? जी नहीं, आप देखेंगे कि बीकर में पानी जैसा था वैसा ही है। किसी भी बीकर से दूसरे बीकर में पानी फ्लो नहीं है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। क्या आप पानी को बीकर 2 से बीकर 1 में बिना पानी के अमाउंट को बदले फ्लो करा सकते हैं? मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। क्या आप बीकर 2 से बीकर 1 में पानी को फ्लो करा सकते हैं बिना पानी को घटाए या बढ़ाए? आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आप दूसरे बीकर की हाइट को बढ़ा सकते हैं। ऊंचा उठने के बाद पानी बीकर 2 से बीकर 1 में जाएगा। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से पानी बीकर 2 से बीकर 1 में फ्लो हुआ? आसान शब्दों में ये फैक्टर हाइट है। जी हाँ, ये ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस से है। हाइट के डिफरेंस से पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए भी कोई एक फैक्टर होना चाहिए, तो वे फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर वायर है। फिलहाल इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब इसमें वोल्टेज की सप्लाई होगी तो ये करंट फ्लो करने लगेगा और हमारा सर्किट एक कंप्लीट सर्किट होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो चार्ज को फ्लो करने में मदद करता है। तो जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो वर्क डन किया जाता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका अदर नाम वोल्टेज भी है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी जब हम 1 जूल का वर्क करते हैं 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए तो इसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और जो ये वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में इस्तेमाल होता है
ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकें। वैसे भी मैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन आगे वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। इसमें हमें वर्क डन निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू W/Q। V हमें दिया है 12 वोल्ट, W हमें निकालना है और Q यानी कि चार्ज है 2 कूलम। सिंपली हम इसको फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 जूल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम। तो आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? सो द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं जो कि इस टेबल में डिस्क्राइब्ड हैं। इन सिंबल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सर्किट डायग्राम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक सेल को कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्विच जो कि ओपन है उसको इस तरीके से, और जब कोई स्विच क्लोज्ड है तो उसके अंदर हम एक डॉट लगा देंगे। ये क्लोज्ड स्विच को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। Our next topic is Ohm's law. So Ohm's law states that electric current flowing by a conductor is directly proportional to the potential difference at constant temperature। यानी किसी कंडक्टर से फ्लो होता हुआ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आता है जो कि है V इज इक्वल टू IR, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है और R है रेजिस्टिविटी। तो आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टिविटी। यानी कि करंट को पास होने में जो रुकावट सामने आती है तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर एलिमेंट की होती है और इससे करंट काफी इजीली फ्लो हो जाता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी जब किसी कंडक्टर के 2 एंड्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस R होगी कंडक्टर की वो 1 ओम होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस यानी कि करंट के फ्लो में जो रुकावट है वे किन कारणों से होती है। वे क्या फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर आप कंडक्टर से कंफ्यूज मत होइएगा। कंडक्टर यानी किसी भी कोई चीज़ जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाए उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी वायर ले सकते हैं, जैसे कि कोई कॉपर वायर जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाए, वही कंडक्टर होता है। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर कंडक्टर यानी किसी वायर की अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर उस वायर की लेंथ कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। सेकंड फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वह वायर कितना मोटा है या पतला है। अगर कोई कंडक्टर मोटा यानी अगर कोई वायर मोटी है तो उससे करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, और यानी कि रेजिस्टेंस उसमें काफ़ी कम होगा, क्योंकि जब वायर मोटी होगी तो उससे करंट इजीली फ्लो होगा जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। और अगर वह वायर पतली है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि उस वायर से करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से आपका करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल हम रबर और एक कॉपर वायर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो रबर है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी और जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगी, इसलिए जो करंट है वो कॉपर वायर से इजीली फ्लो हो जाएगा रेदर देन अ रबर। और आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वे रबर के ग्लव्स या बूट्स पहनता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है, यानी कि उससे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले और दूसरे फैक्टर में पढ़ा कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी लेंथ कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, और अगर वह कंडक्टर मोटा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर वह वायर पतला है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला सामने निकल के आता है जो कि है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A।
जहाँ पे रो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एल है लेंथ एंड ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसी में एक टॉपिक आता है जो कि है रेजिस्टिविटी। देखो आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस है क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो रुकावट हमारे सामने आती है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक छोटा सा अंतर है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी वायर यानी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो तुमने उस वायर में कितना ज़्यादा करंट को रोका है, यानी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उस वैल्यू को न्यूमेरिकली निकाल के दिखाओ। तो रेजिस्टिविटी यानी कि किसी भी कंडक्टर की कोई न्यूमेरिक वैल्यू कि उसमें कितना पावर है करंट को रोकने की, वही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो अगर आपके एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाए तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैंने इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप इस टेबल को देखिए। यहाँ पे हमें 3 टर्म्स बताई हुई हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है एलॉयज और तीसरा है इंसुलेटर्स। मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर यानी कि ऐसी चीज़ जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाता है, और ये भी बताया था कि जो सिल्वर एलिमेंट है उसकी रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि उससे करंट इजीली फ्लो हो जाता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी काफ़ी कम होगी। यहाँ पे आप टेबल में देख रहे होगी कि हमने जो सारे मटेरियल है उनकी रेजिस्टिविटी को निकाला है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर एलिमेंट की रेजिस्टिविटी है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसी तरीके से जो ये सारे मटेरियल है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनकी रेजिस्टिविटी जो है वे काफ़ी कम होगी। वहीं आप दूसरी टर्म देख रहे होंगे जो कि है अलॉय। तो जो अलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वे जनरली हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स। अलॉय जो होते हैं वे इजीली बर्न नहीं होते एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए हम काफ़ी सारी डिवाइसेस जैसे कि हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, ईटीसी जो हम ये जो है अलॉय से बनाए जाते हैं। जैसे कि टंगस्टन हो गया। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो बल्ब के अंदर की जो वायर टाइप में दिख रही है आपको, यही है टंगस्टन, यानी कि ये एक प्रकार का फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तीसरी टर्म है इंसुलेटर्स। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, जैसे कि कोई रबर हो गया। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वे काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि इससे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो एक बार आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिएगा और एक बार दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्दी ही इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। पहले पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है जो कि बल्ब लेगा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, और हमें बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस दी है जो कि है 1200 ओम। मैंने आपको ओम्स लॉ वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला बताया था जो कि है V = IR। हमें वोल्टेज दिया है और हमें रेजिस्टेंस भी दी है, हमें करंट निकालना है। सिंपली हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा करंट निकल के आएगा 0.18 एम्पियर। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें हीटर की इलेक्ट्रिक कॉइल की रेजिस्टेंस दी है 100 ओम। वोल्टेज सेम है और इसमें भी हमें करंट को निकालना है। सिंपली हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा करंट निकल के आएगा 2.2 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस पे हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ हमें दिया है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो पहले जो वोल्टेज था वो है 60 वोल्ट, और तब उसमें से वे 400 एम्पियर का जो करंट है वे ड्रॉ कर रहा है। हमें पूछ रहा है कि जब हम वोल्टेज को 120 वोल्ट कर देंगे तो जो करंट होगा वे कितना होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें वोल्टेज दिया है पहले टाइम का जो कि है 60 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, यानी कि R = V/I। V हमें दिया है 60 वोल्ट, I हमें दिया है 4 एम्पियर, यानी कि 60/4 = 15 ओम।
मतलब जब इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम 4 एम्पेयर के सोर्स में, तब उसकी रेजिस्टेंस होगी 15 ओम। हमें बताया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज है वे 60 वोल्ट से इंक्रीज होकर 120 वोल्ट हुई है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, और I होगा V अपॉन आर। इस टाइम पे हमें जो वोल्टेज है वे दी है 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो करंट होगा 8 एम्पियर। यानी जब 120 वोल्टेज की सप्लाई हुई इलेक्ट्रिक हीटर में, तो जो इससे करंट जो ड्रॉ करेगा वह है 8 एम्पियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम एमीटर को सीरीज और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है, तो हम इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम रेजिस्टर्स इन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर ये रेजिस्टर्स होते क्या हैं? तो रेजिस्टर्स कुछ नहीं, एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को लिमिट करती है, यानी कि उसके फ्लो में रुकावट लाती है। आपने दिवाली लाइट्स या फिर झालर तो देखी ही होगी, जो हम डेकोरेशन या फिर दिवाली के टाइम पे लगाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब उसका एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो वह पूरी माला काम नहीं करती है? ऐसा आखिर क्यों होता है? तो जब एक बल्ब खराब होता है तो उससे करंट पास नहीं होता और जो सर्किट है वो पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। यानी कि अगर एक भी बल्ब खराब होगा तो उसके जो आगे के बल्ब हैं वे नहीं जलेंगे और पूरी माला ही काम नहीं करेगी। यानी कि यह सब सीरीज कनेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि ये जो सारी बल्ब हैं ये सारे बल्ब सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, यानी एक के बाद एक ऐसे लगाते जाते हैं। और जो सीरीज कनेक्शन है उसमें जो करंट होता है वे सारे बल्बों में एक समान जाता है। यानी जो भी सारे रेजिस्टर्स या फिर बल्ब हैं उनमें जो करंट है वे सेम जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वे डिफरेंट होगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पहले के बाद जो दूसरा बल्ब होता है उसमें जब वोल्टेज सप्लाई होगी तो वोल्टेज कम होती जाएगी। यानी कि पहले जो बल्ब है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी, दूसरे में कम होगी, तीसरे में और कम होगी, इसी तरह यह चलते जाएगा। आपको वैसे यह एग्जाम में लिख के नहीं आना है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो एज अ कंक्लूजन, जो सीरीज सर्किट है उसमें जो सारे रजिस्टर्स हैं या फिर जो भी बल्ब हैं उनमें सारा जो करंट है वे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वे सारे रजिस्टर्स या फिर बल्ब में डिफरेंट होगी। तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं आपको जो भी इसका डेरिवेटिव है वे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खाली फार्मूला बता रहा हूँ, और आप इस फार्मूले को ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जो R है वे है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R1 है रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर, R2 है सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सिमिलरली जो भी सारे रेजिस्टर्स हैं उनको आप आगे को ऐड करते जाइएगा। तो इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड द कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसका पहला पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी हमें कैलकुलेट करनी है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले हम गिवन को लिख लेंगे। हमें दिया है R1 जो कि है 20 ओम, R2 है 4 ओम। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो R होगा वे सारे रेजिस्टेंस का सम होगा ओनली इन सीरीज कनेक्शन, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो RS यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा टोटल सर्किट का इन सीरीज कनेक्शन वो होगा 20 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 24 ओम। यानी कि केवल इस पर्टिकुलर सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वे है 24 ओम। और यह तभी पॉसिबल है जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वे है 6 वोल्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि जो हमें सर्किट है उसका जो है करंट निकालना है। हमें पता है एमीटर करंट मेजर के लिए यूज़ होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन RS टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। तो जो पूरे सर्किट का करंट होगा वह होगा 0.25 एम्पियर। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, यानी इसमें हम केवल इलेक्ट्रिक लैंप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वे निकालेंगे और जो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वे निकालेंगे। यानी कि हम इलेक्ट्रिक लैंप का सेपरेट निकालेंगे और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसका सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे।
हम यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, यानी कि V = IR। हमने टोटल सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट निकाला है 0.25 एम्पियर। ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा वोल्टेज निकलेगा 5 वोल्ट। ये केवल इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली जब हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वे होगा 1 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जो पैरेलल सर्किट है इसमें हम जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम एक के ऊपर एक ऐसे करके हम एक सर्किट बनाते हैं। और जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो करंट है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो वोल्टेज रहती है वो सेम रहती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। RP शो करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आप केवल इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो इस पे हम एक NCERT का न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इसका B पार्ट है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फॉर्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे यानी कि 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा 18 ओम। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR और I होगा V/R। वोल्टेज हमें दिया है 12 वोल्ट, R हमने जो निकाल दिया है जो कि है 18 ओम। 12/18 करेंगे तो हमारा करंट निकलेगा 0.67 एम्पियर। तो कई बार आपसे एग्जाम में कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको हमें पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल कनेक्शन में लगाने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अलग अलग कनेक्ट करते हैं, यानी हम एक के बाद एक के ऊपर एक ऐसे कनेक्ट करते हैं। यानी कि जिस प्रकार सीरीज सर्किट में एक भी बल्ब या फिर कोई भी एक भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ख़राब हो जाती है तो वे पूरे सर्किट को बंद कर देती है। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें सारी डिवाइसेस अलग अलग कनेक्टेड है, यानी कि अगर कोई भी एक डिवाइस ख़राब होती है तो अगली डिवाइस ख़राब नहीं होगी। और भी इसके कई सारे एडवांटेज हैं, आप इसको इंटरनेट में देख सकते हैं। Our next topic is heating effect of electric current। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो उससे हीट भी निकलती है, यानी जब बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वह हीटिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है। मैं आपको इस टॉपिक में कोई इन डेप्थ थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बनते हैं। पहला फॉर्मूला है P = V × Q/T, यानी कि V × I। सेकंड है H = VIT। थर्ड है H = I²RT। पहले फॉर्मूले में P पावर है, Q चार्ज है, T टाइम है और जो V है वे है पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड फॉर्मूले में H हीटिंग इफेक्ट को दर्शाता है, V वोल्टेज है, I करंट है और T टाइम है। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूले में H हीटिंग इफेक्ट है, I है करंट और R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। इसी पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वे कंज्यूम करती है 840 वाट एनर्जी जब हीटिंग एनर्जी 360 वाट के मैक्सिमम रेट पे है, और 360 वाट एनर्जी कंज्यूम करती है जब हीटिंग इज एट मिनिमम। वोल्टेज हमें दी है 220 वोल्ट। हमें निकालना है करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। मैं आपको बता दूं पावर की यूनिट होती है वॉट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे जब हीटिंग है एट मैक्सिमम रेट। तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे P = V × I। तो इससे हमारा I निकलेगा P/V। फॉर्मूले में पुट करेंगे 840 वाट अपॉन 220 वोल्ट, करंट निकलेगा 3.82 एम्पियर। सिमिलरली आप इसके सेकंड पार्ट का आंसर निकालिएगा। Our next topic is practical application of heating effect of electric current।
इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है वे इसी टॉपिक पे काम करता है। यानी वे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टी पे चलता है, यानी कि वे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे चलता है। क्या आपने कभी बल्ब के अंदर के एक छोटी सी वायर को नोटिस करा है? तो ये वायर टंगस्टन से बनी होती है। टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि है 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये बल्ब के फिलामेंट को बनाने में मदद करता है। यानी जो आप ये वायर, पतली सी वायर देख पा रहे होंगे, ये बल्ब का फिलामेंट है। तो जब कोई बल्ब इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी पे चलता है तो उसकी हीटिंग इफेक्ट को भी हम देख सकते हैं। यानी जब बल्ब जलता है तो ये कुछ टाइम बाद हीट हो जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक और कॉमन एप्लीकेशन है, वे है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक पतली सी वायर होती है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होती है, और ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से डिवाइस को बचाती है। तो जब हाई इलेक्ट्रिक करंट होता है तो जो ये फ्यूज होती है ये गल जाती है और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपकी डिवाइस बच जाती है शॉर्ट सर्किट होने से। आवर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर आखिर होता क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था V इंटू आई। तो जब हमने ओम्स लॉ वाला टॉपिक पढ़ा था तो उससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था जो कि था V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हम V की जगह आई आर रख देंगे तो हमारा P का एक नया फॉर्मूला सामने निकल के आएगा जो कि है I स्क्वायर इंटू आर। इसको आप V स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। पावर की स्मॉलेस्ट यूनिट वाट होती है, लेकिन जब पावर काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम इसको किलोवाट में मेजर करते हैं, यानी कि kWh। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। तो जो 1 किलोवाट है ये यानी कि 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वे होती है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी वो होगी वाट आवर। 1 watt hour is equal to energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। यानी कि 1 watt hour वे एनर्जी होती है जब 1 watt की पावर यूज होती है 1 घंटे के लिए। 1 watt hour जो यूनिट होती है ये मेजर करने के लिए कई बार छोटी पड़ जाती है, तो हम इसके लिए एनर्जी की कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं जो कि है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, जो कि निकल के आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। एक बार आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस टॉपिक को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? हमें पावर का फॉर्मूला पता है V इंटू आई। V हमें दिया है 220 वोल्ट, करंट हमें दिया है 0.50 एम्पियर। सिंपली हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 जूल पर सेकेंड, यानी कि 110 वॉट। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।